सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। तो यहां पर आप सबसे पहले पॉज कर लीजिए क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन है ना। सबसे पहले मैं केवल इस क्वेश्चन में आपको एक नोट दे दूं, और वो नोट ये है कि यदि आप पढ़े ना पढ़े ध्यान से, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। दिस क्या पूछा गया है आपको यहां पर? इनकरेक्ट, और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हेयर, बताइए। सो लेट मी गिव यू द आंसर। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, यहां पर बोला गया है कि जो सराउंडिंग्स है, हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, पर्यावरण है, और ऑर्गेनिज्म लिव्ड इज कॉल्ड हैबिटाट, जिसमें वो रहते हैं उसे हैबिटाट कहा जाता है, निवास स्थल कहा जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेलिएंट फीचर एंड रिलेटेड एडाप्टेशंस, कि क्या विशेष फीचर्स हैं और संबंधित अनुकूलनशीलता के बारे में पूछा गया। तो सबसे पहला है एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द रीजन, किसी क्षेत्र के जो अजैविक फैक्टर, अजैविक जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सॉइल, मृदा जो है, राइट, एनवायरमेंटल फैक्टर, वो सब एबायोटिक है। सो रीजन फोर्स एनिमल टू ब्रिंग अडॉप्टेशन इन द शॉर्ट टाइम, क्या शॉर्ट टाइम में अडॉप्टेशन कर लेता है कोई भी जानवर? यदि परिवेश में अलग अलग प्रकार के मटेरियल, मिनरल्स है, नहीं। लैक्स ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग सकते हैं। तो ये शॉर्ट टाइम, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और आपसे क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट ही पूछा गया, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट। सी एनिमल लाइक डॉल्फिन, फिश, सी हॉर्स, तो देखिए डॉल्फिन के अंदर गिल्स नहीं होते हैं। डॉल्फिन्स और ब्लू वेल्स, ये इनमें लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, और ये बार बार पानी की सतह पर आते हैं, ऑक्सीजन लेती हैं और फिर से नीचे चले जाते हैं। तो ये प्रोसेस है। तो क्या डॉल्फिन में गिल्स होते हैं? नहीं होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है सबमर्ज्ड प्लांट हैव थिक एंड ब्रॉड लीव्स, जो पानी में डूबे हुए प्लांट्स हैं, क्या उनकी चौड़ी पत्तियां होती हैं, थिक होती हैं? देखिए, चौड़ी पत्तियां और थिक पत्तियां तो उनकी होती है जो पानी के ऊपर तैरते हैं, जैसे कमल इत्यादि। ये इनर की बात कर रहा है, राइट, सबमर्ज्ड की बात कर रहा है। तो ये हमेशा है ना कटे फटे होते हैं और बहुत पतले पतली पत्तियां होती हैं, और ताकि यदि फ्लो भी हो रहा है पानी का तो ये आसानी से उसमें फ्लो कर सकें। इज इट क्लियर? तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट, स्टेम ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, जो तना होता है जलीय पौधों का, लॉन्ग होता है और हॉलो, मतलब पूरी तरह से खोखला होता है, एंड लिजिड, ये पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। सो फोर्थ इज करेक्ट। यहां पर इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट के अनुसार ये वाली लाइन नहीं आएगी, मतलब 1, 2 एंड 3 इनकरेक्ट हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर। इज इट क्लियर? तो आप एग्जाम में जो लैंग्वेज है उसको बहुत प्रॉपरली पढ़ेंगे। करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा, उस पर फोकस करेंगे। अब मैं आपको ये करेक्ट इनकरेक्ट नहीं बताऊंगा, इट इज योर ड्यूटी। इज इट क्लियर? तो यहां पर क्या हो गया देखिए, तो देखिए अडॉप्टेशन ये एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ है। ये जो अडॉप्टेशन होता है किसी भी जानवर का, जैसे चूहा है, ये सांप है, तो चूहा जो है होल करता है, सांप उसके अंदर रहता है, डेजर्ट एनिमल इन बुरो। तो अडॉप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम। एनसीईआरटीज आपको 6 to 10th जरूर पढ़नी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर एबायोटिक फैक्टर ऑफ द रीजन चेंज, धीरे धीरे चेंज होते हैं। दोज एनिमल विच कैनॉट अडॉप्ट दीज चेंज डाई आउट, क्योंकि जो एबायोटिक के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हैं, है ना, हम लोग भी तो सॉइल पर डिपेंडेंट है। सॉइल पर होने वाले कौन कौन से पेड़ पौधे उन पर डिपेंडेंट है, तो सर्वाइवल पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है। फिर देखिए, सम एक्वेटिक प्लांट आर टोटली सबमर्ज्ड, जो सबमर्ज्ड होते हैं, डूबे हुए होते हैं, है ना। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट ग्रो अंडर वाटर। सम ऑफ दीज प्लांट नैरो, बहुत ही चौड़ी लीव्स नहीं होती है, ब्रॉड लीव नहीं होती है, थिन रिबन लाइक लीव्स होती हैं जो आसानी से पानी के अंदर तैर सकें। दीज कैन बेंड इन फ्लोइंग वाटर, आसानी से बेंड हो सके। सम सबमर्ज्ड प्लांट लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड एंड थ्रू विच वाटर कैन इजीली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम। इज इट क्लियर? ये सारे एनसीईआरटी के। एक्वेटिक प्लांट रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज
एक्वेटिक जो प्लांट होते हैं ना, उनकी जो ये पानी है, मान लीजिए ये एक्वेटिक प्लांट है, तो इनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, ठीक है। देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस, बस, है ना। तो एक तो ये बात आपको क्लियर होगी, रूट आर मच रिड्यूस्ड इन साइज, बहुत कम होती है। स्टेम ऑफ दीज प्लांट आर लॉन्ग, हेलो एंड लाइट। ये लिजिड इसीलिए मेरे को समझ में नहीं आया, ये नॉट लिजिड है, इट इज लाइट, हल्का होगा, लाइट। इज इट क्लियर? तो ये करेक्शन था। तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा? इनकरेक्ट में इनकरेक्ट, वापिस बता रहा हूं, आगे ध्यान रखना, इनकरेक्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट, 4 करेक्ट है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन अगेन बेस्ड है एनसीईआरटीज पर। स्टेम, पॉज कर लीजिए। स्टेम आर कॉल्ड पैटियोल्स। क्या है? द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट अटैच टू द स्टेम। ये मान लीजिए तना है, तने से पत्ती जुड़ी है, तो ये पैटियल कहलाता है ना। अभी बहुत सारे टर्म्स आएंगे यहाँ पे, पैटियल्स ये होता है, डायग्राम भी दिखाऊंगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ लीफ। तो बताइए क्या क्या यहाँ पर सही है। पहला पॉइंट है द ब्रॉड, और देख लीजिए यहां पर पढ़ लीजिए, आपने आंसर तो दे ही दिया होगा आपने कॉपी में। सबसे पहले आपको क्या नोटिस करना था, करेक्ट पूछा, मैंने जानबूझ के बोल्ड कर रखा है ना। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। बिल्कुल सही बात है, पत्ती का ये वाला जो बड़ा वाला पार्ट होता है ना, ये पूरा, ये लैमिना कहलाता है। लाइन्स ऑन द लीव्स आर कॉल्ड वेन्स। बिल्कुल सही है, ये पत्ती है, इसके ऊपर ये वेन्स होती हैं इस प्रकार की, राइट, इस प्रकार से, अभी दिखाऊंगा डायग्राम। द डिजाइन मेड बाय वीन्स इन द लीफ कॉल्ड लीफ विनेशन। बिल्कुल ठीक है, लीफ विनेशन, क्योंकि वीन से बना है। वीन को यदि हम बोले हिंदी में तो शिराएं। ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर कम्स इन टू लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपोर। बिल्कुल, और ट्रांसपायरेशन से क्या होता है, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के कारण ह्यूमिडिटी पूरे के पूरे एनवायरमेंट में बनी रहती है, जिससे ठंडक भी रहती है ना। ये ट्रांसपायरेशन का रोल है, कूल डाउन करने के लिए टेम्परेचर को। तो ट्रांसपायरेशन से मैं एक्चुअल में बताऊं क्या होता है। आपने बहुत अच्छे से सुना होगा फ्लोएम और जाइलम। तो जाइलम क्या करते हैं, जड़ों से पानी को पत्तियों तक ले जाते हैं, और फ्लोएम क्या करते हैं, पत्तियों से फूड को जड़ों और अलग अलग डिफरेंट पार्ट पर ले जाते हैं। फ्लोएम जाइलम क्या होते हैं आपको जरूर पता होगा। अब होता क्या है, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है तो जो वाटर है फ्रॉम वेयर, फ्रॉम लैंड, यहां पर कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी कुप्पिकाएं, और उनकी मदद से पानी तेजी के साथ जाइलम में होते होते पत्तियों में जाता है, और ये पानी के साथ साथ मिनरल को भी ले जाता है। और इसलिए क्या होता है, पेड़ पौधे, ज्यादा गर्मी हो, ज्यादा बरसात हो, पेड़ पौधे तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस जो है ना, पेड़ों की ग्रोथ के लिए भी मददगार है, ठीक है, और हमारे एनवायरमेंट को भी ठंडा रखता है। सो हेयर ऑल दीज 4 आर करेक्ट। तो आप इसी तरह से याद रखना कि जब भी एनसीईआरटीज पढ़ें, बिल्कुल डिटेल में जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट कर लें। इज इट क्लियर? सो ये है लैमिना वाला भाग पूरा, ये है पैटियल जो तने से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग वेनेशन पे बात करें तो लैमिना इज लीफ ब्लेड, ये पूरा, ठीक है। और इनमें क्या पाया जाता है, वेनेशन कहलाता है। वेनेशन 2 तरह के होते हैं, एक आपको यहां पर दिख रहा होगा और एक यहां पर दिख रहा होगा। ये वाला जो वेनेशन है वो ये है पैरेलल वेनेशन, और ये है रेटिकुलेट वेनेशन। ये वाला पैरेलल में क्या दिख रहा है आपको, सिंपली लाइन एक जा रही है, लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है, ये, और फिर इसके अंदर इस प्रकार से भी जा रहा है। तो ये जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, जो द्विपत्र बीजी, जैसे मटर को देखा होगा आपने, मटर कैसा होता है, डबल होता है इस प्रकार से। ये पूरा मटर है ना, ये डबल डाइकॉट। चना भी आपने देखा होगा, छोला, छोले की जो सब्जी खाते हैं वो डाइकॉट है। मोनोक्लॉट जो प्लांट है, राइट, मोनो है ना, तो डाइकोटिलेडनस प्लांट वो ये होंगे। तो आपको जरूरी नहीं है कि उसके बीज को देखना है, आप पत्ती के आधार पे भी बता सकते हैं कि मोनोकॉट प्लांट है या डाइकॉट है। मोनोकॉट सबसे एडवांस प्रकार के प्लांट्स हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो ये पूरा प्रोसेस है इवोल्यूशन का प्रोसेस, उसमें मानव जो है, ह्यूमन स्पीसीज, वो सबसे ऊपर है। उसी प्रकार से प्लांट्स में डाइकॉट प्लांट सबसे एडवांस प्लांट होते हैं, ठीक है। बहुत लंबे प्रोसेस के बाद ये बनना स्टार्ट। और ये रेटिक्यूल, ठीक है, तो यहां पर ये है रेटिक्यूल वाले, ये पैरेलल, ये मोनोकॉट होंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ऑल दीज
4 पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या आपने ये एनसीईआरटीज में पढ़ा है? कंफर्म कीजिए, क्या आप लोग एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं रेगुलरली, है ना? चलिए, बिना एनसीईआरटीज के जो लैंग्वेज पार्ट है ना, जितना सिंपल लैंग्वेज होता है, एनसीईआरटीज में लैंग्वेज पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। मेंस आंसर राइटिंग में जो लैंग्वेज पार्ट है, आप बहुत ध्यान से एनसीईआरटीज को पढ़िए, भले ही वो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स है, आपको बड़ी ही इजी और क्रिप्स लैंग्वेज मिलती है, और यदि उसको आप मेंस आंसर राइटिंग में लिखते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल, एंड दैट इज व्हाई ऑलवेज रिकमेंडेशन, बेस्ट अप्रोच इज टू स्टार्ट फ्रॉम व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैड बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स, प्रीलिम्स में, मेंस में और ऑप्शनल में, देन यू मस्ट फॉलो एनसीईआरटीज जीएस पार्ट। इज इट क्लियर? चलिए, अब आ रही है बात, प्लांट्स मेनली हैव 3 टाइप्स ऑफ रूट्स। एग्जाम्पल, टैप रूट होता है, लेटरल रूट और फाइब्रस रूट। पॉज कर लीजिए क्वेश्चन को, अपना आंसर दीजिए। तो यहां पर पहला पॉइंट है, और देख लीजिए, सबसे पहले ये पढ़ लीजिए, यहां पर इनकरेक्ट पूछा था, आपने किस हिसाब से आंसर दिया, पूरा क्वेश्चन पढ़िए, पहले स्कैन कीजिए। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। क्या मेन रूट टैप रूट को बोलते हैं? बिल्कुल, मेन रूट टैप रूट होती है, अभी डायग्राम में दिखा रहा हूं। स्मॉलर रूट जो है वो लेटरल रूट होती है, जैसे गाजर है, राइट, गाजर ऊपर उग रही है, सॉरी, गाजर का पेड़ ऊपर है और ये गाजर है, ये तो ये मेन रूट है, और इससे जो कनेक्टेड है ये लेटरल रूट है, लेटरल स्मॉल रूट। इज इट क्लियर? व्हेन ऑल रूट सीम सिमिलर, दीज आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। नहीं, जब सभी रूट जो है ना, मतलब कि जड़ें एक जैसी दिखाई देती हैं, वो फाइब्रस रूट कहलाती हैं, फाइब्रस। अभी दिखाता हूं डायग्राम। तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा? केवल थर्ड। व्हाट विल बी द आंसर? सी विल बी द आंसर। कितने लोगों का सही हुआ है ना? आप अपने आंसर्स कोशिश करना, जरूर बताना। साइंस एंड टेक मेल करते रहा करो मुझे, मेल आईडी मैंने आपको बताई रखी है, साइंस एंड टेक। और पार्ट 2 आउट ऑफ 15 आपके कितने मार्क्स आए, जरूर बताना मुझे, ठीक है? इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी खुशी होगी कि मैं आपके स्कोर्स को शेयर करा करूंगा। मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है हर चीज में। तो ये है मेन रूट, इससे कनेक्टेड ये है लेटरल रूट, ये होती है फाइब्रस रूट, ठीक है? फाइब्रस रूट, जो सीरियल्स, खाद्यान्न वगैरह होती है, उनमें फाइब्रस होती है, राइट? तो देख लीजिए, मेन रूट इज टैप, और स्मॉलर वाली है वो लेटरल, और यहां पर देखिए जो सभी रूट सिमिलर दिखाई देती हैं वो फाइब्रस है। कहां से लिए हैं ये सारे कंटेंट मैंने? एनसीईआरटी से, ठीक है? चलिए, तो थर्ड इज द ओनली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। मोशन इज सम काइंड ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम। ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटीज में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी है, एनवायरमेंट वाला पार्ट भी है एनसीईआरटीज में। तो आप बताइए कि 3 प्रकार के मोशन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर? पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। तो यहां पर देखिए, पहला स्टेटमेंट, सर्कुलर मोशन इज द मोशन इन विच डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मोशन ऑफ ए पॉइंट रिमेन्स सेम। यस, ये पॉइंट है, और जो रेडियस होती है उसके चारों बिल्कुल डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। बिल्कुल सही है, सर्कुलर मोशन होता है ना? जब हम लोग किसी पत्थर को किसी थ्रेड से बांध के घुमाते हैं, वो सर्कुलर मोशन है। द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर। कोई गाड़ी एक सीधी दिशा में जा रही, वो रेक्टिलिनियर मोशन। पीरियडिक मोशन इज अ ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन कंटिन्यूअसली लाइक ए बॉब। एक बॉब लटक रहा है ना? और वो ऐसे ऐसे हार्मोनिक पीरियडिक मोशन कर रहा है। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। वेरी सिंपल, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट भी समय समय पर आएंगे। देखिए, पहले वाले लेक्चर जो हमने लिया था वो मैंने आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर पढ़ाया था, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में हम वो सभी, मेरे पास सारी स्लाइड्स रेडी मोड में है। एटलीस्ट मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के केवल एमसीक्यूज बेस्ड कम से कम 50+ लेक्चर्स प्रोवाइड करा सकता हूं। इंडियन पॉलिटी के 20 to 30 लेक्चर्स अवेलेबल है, और रेगुलर में और अपडेट करता रहूंगा। आप लोग कीप ट्राइंग, अच्छे से पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। मोशन ऑफ सम काइंड ऑफ चेंज, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है या नहीं। यस, एकदम क्लियर है। चलिए, ठीक है? तो ऑल दिस 3 एब्सोल्युटली करेक्ट। पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए। पहली ही बात इनकरेक्ट पूछा है।
व्हेन यू लाइट ए कैंडल, जब आप कैंडल जलाते हैं, और ए टॉर्च कैन सी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रूम। तो जब किसी लाइट को, कैंडल को जलाते हैं, तो पहला पॉइंट है जो ओपेक, ओपेक का मतलब जो अपारदर्शी वस्तु है, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ओपेक वस्तु है, मेरे से लाइट कभी गुजर कर नहीं जा सकती है क्योंकि ओपेक है। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। शैडो आर फॉर्म्ड व्हेन ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, मतलब पारभासी। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये एक पेज है, ट्रांसल्यूसेंट का एग्जांपल सुनिए। ये एक पेज है, इस पर मैंने तेल गिरा दिया तो ये ट्रांसल्यूसेंट बन गया, आर पार उजाला जाएगा। पहले इतना ज्यादा नहीं जा सकता था। तो शैडो इज फॉर्म्ड कम इनटू द पाथ ऑफ लाइट, नहीं, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, चूंकि लाइट एमिट होकर दूसरी तरफ चली गई तो प्रॉपर जो है ना शैडो नहीं बनेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, जिससे पारभासी, जिससे से प्रकाश आसानी से गुजर सकता है, तो ये तो गलत हो गया, नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। तो ट्रांसल्यूसेंट, इज इट क्लियर, जो पारदर्शी है पूरी तरह से। तो यहां पर सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। सो इनकरेक्ट वन इज आस्क्ड, सेकेंड एंड थर्ड, बी विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ही वो प्रोसेस है, संघनन, जिसके कारण क्या होती है, वर्षा आती है। यस और नो, आपको मैंने बताया भी होगा। ओरोजेनी, ओरोजेनी का मतलब पर्वत की ऊंचाई जो होती है, यहां से जब बादल आते हैं, इससे टकराते हैं, तो टकराने के कारण रेनफॉल नहीं होता, जो मिथ है, टकराने से रेनफॉल नहीं होता है। अब ये पीछे से प्रेशर होता है तो ये धीरे धीरे क्लाउड्स ऊपर जाते चले जाते हैं, और ऊपर जैसे जैसे जाते हैं टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम होते ही जो वेपोर गैस के फॉर्म में पानी होता है वो मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में, और फिर ये रेनफॉल करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, करेक्ट पूछा यहां पर, वाटर वेपर गेट एडेड टू एयर बाय एवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। ये जो एवेपोरेशन होता है, जो वाष्पीकरण होता है, जैसे कहीं पर रिजर्वोयर है, और ट्रांसपायरेशन जो पेड़ पौधों से, मैंने भी ट्रांसपायरेशन बताया था, पेड़ पौधे करते हैं अपने जड़ों से पानी जो ऊपर जाता है जाइलम के माध्यम से। बिल्कुल सही है, वाटर वेपोर पूरे एनवायरनमेंट में बढ़ेगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट। वाटर वेपोर मतलब वाष्प, भाप, इन द एयर कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर विच अपीयर्स एज रेन, स्नो और हेल। तो इस प्रकार से ओले, रेन और स्नो के रूप में गिरते हैं। सही है। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन सी एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। बताइए, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, बताइए। इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, वेरी क्लोज, लेकिन ये गलत है। वाटर साइकिल में सी से पानी एवेपोरेट होता है, समुद्र से एयर में जाता है, एटमॉस्फेयर में, उसके बाद लैंड पर आता है, और लैंड से फिर नदियों के माध्यम से सी, समुद्र में चला जाता है। तो यहां पर एयर वाला भाग तो आया ही नहीं, तो सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन सी, लैंड एंड एयर आना चाहिए था। थर्ड इज इनकरेक्ट। यहां पर पूछा क्या है, करेक्ट, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट एंड दैट इज व्हाई ए इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में ऐसा ही होता है, हमें लगता है वो सही है लेकिन एक्चुअल में इनकरेक्ट हो जाता है। देख लीजिए, सो इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन के बाद रेनफॉल मतलब कंडेंसेशन हुआ, रेनफॉल हुआ, प्रेसिपिटेशन ये कर ही रहे, सरफेस रन ऑफ वाटर यहां पहुंच जाएगा, फिर फाइनली इन्फिल्ट्रेशन से ग्राउंड वाटर, राइट। तो इस प्रकार का ये पूरा का पूरा वाटर साइकिल कहलाता है। इज इट क्लियर? फर्स्ट एंड सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला प्रश्न है प्लास्टिक बैग्स पर, पॉज कर लीजिए। आर एसेंशियल थिंग इन आवर डे टू डे लाइफ, इट मे बी लिटिल डिफिकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक। हाँ, आज की तारीख में प्लास्टिक का कोई अल्टरनेट नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, क्रूड ऑयल्स इत्यादि जो बनाते हैं, वो सब सबसे बड़े लीडर हैं प्लास्टिक का, जो प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा भाग जो है क्रूड ऑयल का, उसी से प्लास्टिक बनता है। तो जो वेस्ट वाला पार्ट है उससे प्लास्टिक बन जाता है, तो यहां से भी प्रॉफिट कमा लेते हैं, और इसीलिए ये देश कभी प्लास्टिक को रोकना नहीं चाहता। अल्टरनेट तो बहुत अच्छे आ जाएं, लेकिन वायबल भी तो होने चाहिए, सस्टेनेबल भी तो होने चाहिए इकोनॉमिकली। यस और नो? तो बताइए, दो स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड सेकंड। यहां पर क्या पूछा है आपसे? इनकरेक्ट।
पहला स्टेटमेंट है प्लास्टिक कैन बी कन्वर्टेड इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंस बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है? खाद बनाना। क्या प्लास्टिक को खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? नेवर। और ये हार्मफुल सब्सटेंस कई 100 साल लग जाते हैं कि ये बायोडिग्रेड होगा, है ना, जैव निम्नीकृत। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली व्हाट? कैन बी कन्वर्टेड इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंस बाय प्रोसेस। नो, इट इज इनकरेक्ट। और यहां पर इनकरेक्ट ही पूछा है। वी शुड डंप द प्लास्टिक इनटू सॉइल फॉर इट्स इजी कंपोस्टिंग एज बर्निंग रिलीज मेनी हार्मफुल गैसेस एंड हैविंग इल इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। तो हमें क्या प्लास्टिक को सॉइल के साथ में बर्न कर देना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए या नहीं? तो देखिए, डंप करने से भी प्लास्टिक वो भी नुकसानदेह है, राइट। बर्निंग तो सबसे खतरनाक गैसेस निकालती ही हैं। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। और इसीलिए क्या है? सी विल बी द करेक्ट आंसर। यस और नो? नहीं डुबोना चाहिए, ये भी हार्मफुल है। नो डाउट गैसेस जो है वो तो और भी खतरनाक है। तो अल्टरनेट तो ऐसे यही बचता है, ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, करेक्ट पूछा गया है। बताइए पहला स्टेटमेंट सही है इनकरेक्ट है? बताइए इनकरेक्ट है करेक्ट है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हेल्प इन प्रोसेस ऑफ कंबशन। कंबशन दहन करने में केवल ऑक्सीजन सहायक है, नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन तो न्यूट्रल रहता है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ऑक्सीजन वाइज तो करेक्ट, ओवरऑल इनकरेक्ट है, ठीक है। सेकेंड है प्लांट्स एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस CO2। प्लांट एंड एनिमल जो है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस, यस। और ये स्पेशली कब? डे टाइम में। कुछ प्लांट नाइट टाइम में भी करते हैं, पीपल इत्यादि, तुलसी, पीपल मेनली। इंसिनरेशन का मतलब किसी चीज को बहुत तेज जलाना, गर्म करना। ऑफ प्लांट एंड एनिमल नीड्स ऑक्सीजन। किसी भी चीज को गर्म करना है, दहन करना है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ठीक है। फ्लोरा फोना डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन एटमॉस्फेयर। फ्लोरा फोना को डिपेंड होना पड़ता है ऑन ईच अदर फॉर मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन, यस। फोना ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, फ्लोरा ऑक्सीजन को लेते हैं। मैंने माफी चाहता हूं, गलत बोल दिया। फोना मतलब जीव जंतु, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, फ्लोरा डे टाइम में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और ओवरऑल क्या होता है? पेड़ पौधे अपने ऑक्सीजन और अपने जो फूड बनाते हैं, ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ये ऑक्सीजन का ज्यादा निर्माण करते हैं। इसीलिए तो मेंटेन है हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? पूरा एक साइकिल बैलेंस चल रहा है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट एंड फोर्थ करेक्ट। तो बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। इज इट क्लियर? तो यहां पर 2, 3 एंड 4 इज द करेक्ट। चलिए, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट। कंपोस्ट याद आ रहा होगा, और खासकर अर्थवॉर्म, रेड वॉर्म जिसे केंचुआ कहते हैं। केंचुआ तो सबसे बड़ा मित्र है किसका? किसानों का। अपने जीवन की शुरुआत से लेकर मरते दम तक किसान की मदद करता है, जमीन को पोली करता रहता है। पोला का मतलब क्या होता है? लूज करना, ताकि पानी अंदर तक जा सके, है ना। और वैसे भी क्या है, निराई गुड़ाई करते हैं हम लोग, है ना। इसके अलावा हम लोग जो करते हैं, जो हम लोग, ये लैंड है, लैंड हार्ड हो जाता है समय के साथ, तो हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स और ऑक्स बैल की मदद से इसको क्या करते हैं? जुताई करते हैं। तो जो जुताई प्रोसेस है उसका भी यही काम है, लूज करना मृदा को। इज इट क्लियर? और वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? इन केंचुओं के मरने के बाद इनको क्या करते हैं, जब खाद के रूप में डाला जाता है तो बहुत ज्यादा हेल्दी होती है हमारे प्रोडक्टिविटी के लिए, राइट। तो 3 स्टेटमेंट है रेड वॉर्म के बारे में। बताइए, बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है। रेड वॉर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन ए आवर। 1 घंटे में अपने शरीर के भार के बराबर खाना खा लेते हैं। बिल्कुल सही है। ये लगातार, है ना, जिस मृदा से गुजरते हैं उस मृदा मिट्टी को भी खाते जाते हैं, और वेस्ट जो सॉइल है ना उसको तो निकालते रहते हैं। इंपॉर्टेंट जो चीज है इनकी शरीर के लिए उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं।
जिजार्ड हेल्प रेडवॉर्म इन ब्रेकिंग डाउन द फूड, ये जो फूड खाते हैं उसको टुकड़ों टुकड़ों में बदलने का काम। हम लोग भी जो बहुत बड़े कार्बनिक जो पदार्थ खाते हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, इसके अलावा सेरियल्स, खाद्यान्न वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सभी अल्टीमेटली स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें तोड़ने का काम है। और यही क्या है? पाचन है। डाइजेशन इज जस्ट अ प्रोसेस इन विच हायर एटॉम्स, या फिर यूं कह लीजिए कि जो बड़े एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके छोटे एटॉमिक स्ट्रक्चर में तोड़ना, और इसी के लिए शरीर में एंजाइम्स होते हैं। तो जिजार्ड बिल्कुल मदद करता है। अभी डायग्राम में बता रहा हूं आपको, वेयर इज जिजार्ड इन अर्थवॉर्म। Presence of good amount of sunlight and water is necessary for the growth and survival of redworm. Absolutely correct. बिल्कुल इनको सनलाइट और वाटर जितना ज्यादा होगा नमी में, ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। बिल्कुल सही है। ऑल द थ्री स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेडवर्म इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट, है ना। यहां पर आपसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट क्या है, तो ये तो तीनों ही सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रेजेंस ऑफ, एक मिनट, 1 सेकेंड, ओके, नहीं भाई यहां पर एक्चुअल में इनकरेक्ट नहीं होगा, यहां पर करेक्ट पूछा गया। करेक्ट, ये मैंने ये क्योंकि आंसर से पता चल रहा है करेक्ट पूछा गया होगा, ये गलती से इनकरेक्ट लिखा गया है। ठीक है, इट इज करेक्ट हेयर। मैं माफी चाहता हूं, ये क्वेश्चन में गलती हुई है, मिस्टेक हुई है मेरे से, छोटी मोटी टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाती है। ये बहुत मेहनत लगती है इनको, ये पीडीएफ आप सोच रहे होंगे कितना समय लगता होगा, सो माफी चाहता हूं मैं इसके लिए। ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये जो जिजार्ड है यहां पर होता है, ये मदद करता है। सो एनाटॉमी ऑफ अर्थवॉर्म ये है, ये जिजार्ड जो है ये इस लोकेशन पे होता है, इनके डाइजेशन में ये मदद करता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके लिए फाइबर, और फाइबर के पूरे चैप्टर हैं 7th 8th क्लास में, कैसे फाइबर निकाला जाता है जूट से। विश्व में बहुत बड़ी मात्रा में जूट का उत्पादन करता है बांग्लादेश और इंडिया, एक कंपटीशन भी है इंडिया बांग्लादेश में। तो बताइए क्या स्टेटमेंट सही है? ये आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आपने एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़ी हो। पहला ही प्रश्न बड़ा टेक्निकल है, पॉइंट जो है, जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट रीचेज मैच्योर स्टेज। पॉज कर लिया आपने अपना आंसर दे दिया क्या? नो, व्हेन फ्लावरिंग स्टेज, जब इसमें फूल आते हैं, मैच्योर स्टेज में नहीं, फ्लावरिंग स्टेज में जूट प्लांट को हार्वेस्ट किया जाता है। उसको काट के और फिर क्या किया जाता है, कुछ दिनों तक सड़ाने के लिए पानी में रख दिया जाता है, इसीलिए पानी की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। इज इट क्लियर? और जब जूट पानी में सड़ जाता है उसके बाद इसके अच्छे बिल्कुल क्लीनली फाइबर्स निकल आते हैं। इज इट क्लियर? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड यार्निंग। नो, द प्रोसेस फ्रॉम, जो फाइबर होते हैं ना पतले पतले, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये हम कॉटन की बात कर रहे हैं। पहले जूट की बात कर रहे थे। जूट जो आप लोग बोरे देखते हैं ना जिसमें चीनी इत्यादि आती है, राइट, वो जूट है। और कॉटन के हम लोग कपड़े पहनते हैं, है ना। तो ये कैसा है? नेचुरल फाइबर है कॉटन। तो यार्न जो फाइबर से जो यार्न बनता है, उससे धागे, थ्रेड वगैरह बनते हैं, उसको यार्निंग नहीं स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग, ठीक है, स्पिनिंग, ठीक है। और उसके गिनिंग मशीन जो होती है, राइट। इन एंशियंट इजिप्ट फ्लैक्स वाज कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल। बिल्कुल, इजिप्ट के अंदर फ्लैक्स, जिसे कॉटन इत्यादि, बिल्कुल नाइल पर होता था। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, बट थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहां पर आपसे क्या पूछा गया? करेक्ट, तो थर्ड सी इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो देखिए, जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम का मतलब तना, ठीक है, कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और इसे बहुत पानी की आवश्यकता होती है, और इसको हार्वेस्ट किया जाता है वेरी इंपॉर्टेंट फ्लावरिंग स्टेज। ये सब एनसीईआरटीज में दिया है। स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स डिप्ड इनटू वाटर अ फ्यू डे, कुछ दिनों के लिए। जब ये सड़ जाता है सेपरेट कर लिया जाता है हाथों से। यार्न, ये कॉटन का प्रोसेस है, और यार्न आर मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर। यार्न इससे बनते जो धागे वगैरह,
ठीक है, पतले पतले, और जैसे रुई है तो आप उसकी जो सूतली टाइप बनाते हैं। द प्रोसेस, और ये पूरी तरह से आजकल क्या है, मशीनें कर रही हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, नॉट यार्निंग। इज इट क्लियर? ठीक है, आपको ये बताना है गिनिंग प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस ऑफ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, और उन्हें ट्विस्ट कर दिया जाता है और धागे से, और फिर कपड़ा बनता है। इजिप्ट इज नोन एज द ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन ड्यू टू लेस रेनफॉल। तो ये नाइल रिवर पर क्या करते थे, एग्रीकल्चर किया करते थे, फ्लैक्स होता था, और ये एक प्रकार का जो है फाइबर होता है। ठीक है, तो आपने नेचुरल फाइबर का भी सुना होगा और संश्लेषित फाइबर, राइट, सिंथेटिक फाइबर का भी सुना होगा, और पूरी तरह से आर्टिफिशियल फाइबर का भी सुना होगा। तो नेचुरल फाइबर में और एग्जांपल दे तो जो शहतूत पर जो कीड़ा होता है ना, राइट, उससे हम लोग क्या निकालते हैं, रेशम निकालते हैं, रेशम के कीट से। तो देख लीजिए, फाइबर बनेगा सबसे पहले, कॉटन से फाइबर निकलेगा, फाइबर की यार्न होगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं, स्पिनिंग। उसके बाद स्पिनिंग के बाद वीविंग होगी, वीविंग, बुनना, बुनने से, बुनाई करने के बाद फैब्रिक आएगा, फैब्रिक के बाद प्रोसेसिंग होगी, और फिर ब्लीचिंग, रंग वगैरह का जो है उसमें से रंग उड़ाना। तो इस प्रकार से कट एंड स्यू, और उसके बाद क्या कर लिया जाएगा, सिल दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपको याद रखना है फाइबर से। सो ओनली थर्ड इज करेक्ट स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? है ना, बिल्कुल सही है। आगे चलें। सो पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए। आपका अपना आंसर से यह पता चलेगा कि आप किस तरह से लैंग्वेज को इंटरप्रेट करते हैं। जितना अच्छे से यहां लैंग्वेज इंटरप्रेट करके करेक्ट आंसर दे पाएंगे, एग्जाम में योर एक्यूरेसी विल बी वेरी हाई लेवल। यस और नो? अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है भाई, आप एक पानी का ग्लास लीजिए, उसमें आप 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 5 चम्मच तक चीनी डाल दीजिए। अब आप सोचें 10 चम्मच चीनी भी डाल देंगे, उसके बाद जैसे 11वीं चम्मच डालेंगे, 10 तक तो घुल गया, 11th स्पून वो डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों? वही तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, अब उसको डिसॉल्व नहीं करने दे। तो हर सॉल्यूशन की अपनी एक लिमिट होती है। तो यहां पर आपको प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस पर क्वेश्चन पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आवर सराउंडिंग्स। तो व्हेन वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जब वाटर से डस्ट को हटा दिया जाता है तो क्या सेडिमेंटेशन कहलाता है? आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये बताइए। 1 मिनट का मुझे माफी चाहता हूं, 1 मिनट। ठीक है, इज इट क्लियर? तो पहला पॉइंट एकदम क्लियर है। तो ये सेडिमेंटेशन नहीं होता है, डिकेंटेशन होता है, जिसमें से पानी को रिमूव कर दिया। पानी में क्या होता है, जब अशुद्धि हो जाती है तो कई बार क्या होता है, निथार कर निकाल लिया जाता है, वो डिकेंटेशन होती है। व्हेन वाटर अलोंग विद डस्ट इज रिमूव, और साफ पानी, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आपने प्रीवियस प्रोसेस में पढ़ा होगा, जो फिटकरी होता है, अलम जरूर सुना होगा। तो अलम का फॉर्मूला क्या है बता सकते हैं आप? K2SO4.Al2SO3 का होल ट्राइस .24H2। याद आ रहा है आपको? कैन यू रिकॉल अलम का फॉर्मूला क्या है? बचपन में पढ़ा है आपने। तो ये फिटकरी से क्या होता है, अशुद्धि क्या होती है, कई बार नीचे बैठ जाती है, कई बार क्या होता है, कुछ वेस्ट को हम लोग ऊपर से अलग, डिकेंटेशन प्रोसेस है, नॉट सेडिमेंटेशन में तो क्या होता है, जब अशुद्धि जो है, इंप्योरिटी, वो नीचे बैठ जाए। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, डिकेंटेशन आएगा यहां पर वर्ड। ठीक है, ये सेडिमेंटेशन नहीं होगा। प्लांट सराउंडेड बाय सेलाइन वाटर, खारा पानी, इसके नमक का जो पानी होता है, है ना, यूज एयर डिजॉल्व इन वाटर। तो मैं आपको बता दूं, जो खारे पानी में, सेलाइन वाटर में, या फिर जो प्लांट मैंग्रोव्स होते हैं, वो खारे पानी में जब उगते हैं तो वहां ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इनकी जड़ें, मान लीजिए कोई प्लांट है, तो ये जड़ें भी बाहर निकल आती हैं ताकि ऑक्सीजन अच्छे से ले सकें। प्लांट्स नहीं ले पाता तो जड़ें भी ऑक्सीजन लेती हैं, और इन्हें न्यू मेटाफोर्स कहा जाता है। यह आपने जरूर पढ़ा होगा बेसिक क्लासेस में। थर्ड, तो ये जो है, इट इज अगेन इनकरेक्ट। प्लांट सराउंडेड बाय सेलाइन वाटर यूज एयर डिजॉल्व इन वाटर, नो। उसके लिए
अलग से न्यू मेटाफॉर एयर में निकलकर अलग से पार्ट होता है। एडॉप्टेशन इज द प्रोसेस टू ओवरकम स्मॉल प्रॉब्लम्स ड्यू टू चेंज इन द सराउंडिंग। अडॉप्टेशन क्या होता है? किसी चीज का अनुकूलनशीलता क्या है? कोई भी परिवर्तन हुआ है उसको अडॉप्ट कर लेना, स्मॉल प्रॉब्लम ड्यू टू चेंज इन द सराउंडिंग। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है। सो करेक्ट कौन सा है? ओनली थर्ड, बी इज द करेक्ट आंसर। कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोगों के? सो देखिए, व्हेन हैवियर कंपोनेंट, जब भारी कंपोनेंट होगा तो वो नीचे बैठ जाएगा, वो सेडिमेंटेशन है। और व्हेन वाटर अलोंग विद द डस्ट, ऊपर ऊपर से रिमूव कर दिया जाए, वो डिकेंटेशन कहलाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसीलिए इनकरेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर हियर। सो 12th क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन नाउ। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड, और मेनली ये जो क्वेश्चन है ना 6th, 7th, 8th बेस्ड एनसीईआरटी की, अभी 9th, 10th आएगा तो और भी टफ लेवल हो जाएगा, यस और नो? तो जरूर पढ़िए एनसीईआरटी। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर। जो ये पतले पतले जो थ्रेड होते हैं, ये धागे भी पतले पतले फाइबर के सूते हुए होते हैं, आपने देखे ही होंगे, ठीक है? तो यहां पर 3 पॉइंट्स हैं, आपको बताना है क्या करेक्ट है। पॉज करके आंसर दीजिए। ऑल द फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। क्या ये सही है या इनकरेक्ट है या करेक्ट है? बात सही है। मोस्ट ऑफ द फाइबर या तो हम एनिमल, जैसे वूल, हम लोग अलग अलग जानवर से ले रहे हैं, रेशम ले रहे हैं, ठीक है? प्लांट से हम लोग कॉटन जूट ले ही रहे हैं, उससे ले रहे हैं, और रेशम के कीट से रेशम ले ही रहे हैं। लेकिन क्या इन्हीं से मिलता है? क्या हम सिंथेटिक नहीं बनाते हैं? क्या बनाते हैं? आर्टिफिशियल नहीं बनाते हैं क्या? फाइबर बनाते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्यों करेक्ट इनकरेक्ट है? ऑल द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम, नो, कुछ तो नहीं मिलते, इनकरेक्ट। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट एग्जाम्पल है फाइबर के जो प्लांट से, यस। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल, ये बात सही है। और गोट से तो मिलता ही है, और शीप से तो मिलता ही है, ये तो कॉमन है। तो आप बताइए, पश्मीना जो होती है, पश्मीना, वो एक भेड़ की प्रजाति है या बकरी की प्रजाति? याद रखना, पश्मीना जम्मू एंड कश्मीर में मिलती हैं, बहुत ही स्पेशल इनके शॉल बनते हैं, और ये एक प्रकार की बकरी है, गोट है। और गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट करने के लिए स्पेशल प्रकार की स्कीम भी निकाली। तो बताइए उस स्कीम का नाम क्या है? सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। तो सेकंड एंड थर्ड, सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो लैंग्वेज पार्ट, इज इट क्लियर? तो देख लीजिए, वूल इनसे भी ऑब्टेन होता है, रैबिट, याक और कैमल से। 13th क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपोर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्या ये सही है ना? कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपोर में, यस, इवेपोरेशन कहलाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इवेपोरेशन। 2 स्टेटमेंट है, 1 and 2। पढ़िए ध्यान से, बताइए कि विच स्टेटमेंट आर और इज करेक्ट हियर। पहला स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूअसली वेरेवर वाटर इज प्रेजेंट। बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर कम है, ज्यादा है, इवेपोरेशन लगातार चलता रहता है, ठीक है, यस। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी थ्रू इवेपोरेशन। बिल्कुल सही बात है। हम समुद्री पानी या सांभर लेक का एग्जाम्पल देख लीजिए। सांभर लेक से पानी को अलग से टैंक में ले जाकर उसको सुखाया जाता है, ड्राइड अप हो जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा? सॉल्ट। सेकंड, फर्स्ट, बोथ करेक्ट। करेक्ट पूछा है, सी विल बी द करेक्ट आंसर, यस और नो देख लीजिए, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। जीव जंतुओं में जो श्वसन होता है, पॉज कीजिए, बताइए क्या होगा? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग नाइट ओनली। देखिए, प्लांट दिन में तो अपना फूड बनाते हैं, यस और नो, और जब फूड बनाते हैं तो वो रेस्पिरेशन नहीं कर रहे होते, वो एक्चुअल में ऑक्सीजन को तो निकाल रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे होते हैं, तो ये रेस्पिरेशन नहीं। नाइट में पेड़ पौधे ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग भी करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, ये ओनली शब्द यहां पर इस स्टेटमेंट को गलत कर रहा है, इनकरेक्ट कर रहा है, क्योंकि कुछ प्लांट्स नाइट में भी ऑक्सीजन को लेते हैं, राइट।
तो पीपल उसका एग्जाम्पल है। चलिए इनकरेक्ट हो गया। सेकंड, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट इज मच लेस देन ऑक्सीजन दे यूज्ड इन द रेस्पिरेशन। जो अमाउंट होता है ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट इज मच लेस देन, नो इट इज अगेन इनकरेक्ट। मैंने आपको अभी बताया जो ऑक्सीजन ये फूड प्रिपरेशन में बनाते हैं वो ऑक्सीजन ज्यादा है बजाय कि नाइट के रेस्पिरेशन के, तो ये इनकरेक्ट है, मच लेस बोला है। अर्थवॉर्म ब्रेथ थ्रो देयर माउथ, नो, अर्थवॉर्म तो अपनी स्किन से, SKIN स्किन से श्वसन करते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। करेक्ट पूछा है, नन ऑफ दीज, डी विल बी द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का ये आंसर सही हुआ है? एग्जाम इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, द वे यू रीड, द वे यू inculcate the concept of NCERTs, then only you will get the correct answer in prelims. preliminaries ही नहीं हुआ तो मेंस की क्या तैयारी कर रहे हैं आप? yes or no? prelims का क्लियर होना that is a must. so देख लीजिए, ये सब बातें मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है, सब कुछ समझा दिया है। डार्क में, अंधेरे में केवल और केवल रेस्पिरेशन होता है, लेकिन कुछ प्लांट को छोड़कर, कुछ प्लांट में एक्सेप्शन है। डी इज द करेक्ट आंसर। सो वी आर मूविंग और heading towards the last question of the session. फर्स्ट है स्टेटमेंट और यहां पर करेक्ट पूछा है, हो बोल्ड हो गया, कोई बात नहीं, पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। मेजर पार्ट ऑफ द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये सही है या गलत है बताइए, और यदि इनकरेक्ट है तो क्यों है? कैन यू पॉज करके सोचिए क्या रीजन होगा। मान लिया आंसर दिया हुआ भी है तो कोई बात नहीं, तो ये तो एक कंपनसेशन मिल गया आपको इस आंसर में। देखिए नहीं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड तो पूरे एनवायरनमेंट का 0.03% है, मानवीय गतिविधियों के कारण लगातार बढ़ता जा रहा है, और एक समय प्री इंडस्ट्रियल इरा से पहले मतलब 270 ppm पार्ट पर मिलियन, मतलब प्रति 10 लाख 270 एटॉम हुआ करते थे कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडल में। आज ये 410 ppm पर पहुंच गया। 400 था, 410 कब हो गया? ऑस्ट्रेलिया की जो फायर हुई, आग लगी, उससे बहुत बड़ा पॉल्यूशन निकला है, ठीक है, तो ये अपने आप पे चरम पर पहुंचा है, 410 पार्ट पर मिलियन। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है भाई जो सपोर्ट नहीं करता, और मेजर पार्ट N2 होगा, विच इज अराउंड 78% पार्ट ऑफ विच इज मेजर पार्ट। यस और नो? फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो आग बुझाने में सक्षम है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो आग बुझाने में सक्षम है। यस, इसी का तो प्रयोग हम लोग करते हैं, CO2 ही तो गैस निकलता है, राइट, फायर एक्सटिंग्विशर पर। फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 ही तो निकलता है। तो आपसे मेरा यह प्रश्न है, आप एक डायग्राम बना के बताइए फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है, कौन कौन से केमिकल्स होंगे। डू राइट, मैं देखना चाहता हूं कि कितना अच्छे से आप क्वेश्चंस करते हैं, और जरूर बताइए 15 में से कितने आपके करेक्ट हुए। नेक्स्ट जो MCQs राउंड होगा दैट विल बी आइदर ऑन इकोनॉमिक्स, या तो इकोनॉमिक्स पर होगा या एनवायरमेंट इकोलॉजी पर होगा, हिस्ट्री पर भी हो सकता है ना। सो वेट एंड वॉच, डेली बेसिस पर ये क्वेश्चंस तो आएंगे ही। मैं जल्दी आपको MCQs करंट अफेयर्स के भी मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 बार दूं। एक्चुअल में क्या होता है, बहुत ज्यादा समय लगता है चीजों को मेंटेन करने में, इसलिए कई बार जो प्रोमिसेज है ना वो मैं पूरे नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन कोशिश पूरी यही है कि मैं आपके साथ मैक्सिमम मेहनत करूं और आप लोग भी मेरे साथ मैक्सिमम मेहनत करें, है ना। तो जरूर मेल करते रहा करें, ठीक है। चलिए, तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बी इज, ठीक है। प्रीलिम्स की तैयारी करिए। जय हिंद दोस्तों, आई स्टॉप हियर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज।